So, okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 7, alternating currents, and this is a targetable chapter for the JEE and नीट. आराम से इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ पूछता है तो अब तक का रिकॉर्ड है कि इसमें आराम से कोई स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो ये टारगेटेबल चैप्टर है. वैसे 12th के अभी तक जितने भी चैप्टर जेडबल नीट में कराए 1 to 7 ऑल द चैप्टर्स इज टारगेटेबल. मोस्टली उसमें दिक्कत नहीं आता है. उसमें जितने भी क्वेश्चन जनरली पूछते हैं वो सॉल्व हो पाते हैं. तो ये चैप्टर आपको टारगेट करना है, इसमें से मार्क्स आना ही चाहिए. तो हमने कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे अब तक, अब कुछ और क्रिटिकल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो पूरा ये चैप्टर सॉल्व करके लाना है. वेडनेसडे को ये चैप्टर के डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे. नेक्स्ट सैटरडे नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द 11. ओके, 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, देखो क्या लिखा है. आर यू एबल टू सी द क्वेश्चंस फ्रॉम योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. Okay. क्या लिखा है? द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई वेराइज विद द टाइम एज पर गिवन फॉर्मूला 120 sin 100 pi t into cos 100 pi t. You can see this is not in the standard form. It is not like in the v equals to vm sin omega t something something. It is not like in that form. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैथ्स वाले बच्चों को तो पता चल जाएगा कि क्या करता है. बायोलॉजी वाले को मैं अभी दिखा रहा हूँ. एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं. मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. मैथ्स वालों बच्चों को ये पता चल गया होगा कैसा क्यों किया. शायद बायोलॉजी वालों को भी पता चल गया होगा कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है भैया. Sin 2 theta. तो साइन ऑफ 200 पाई टी. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड करस्पॉन्डेंट फ्रीक्वेंसी. तो ये पता नहीं ये क्रिटिकल में क्यों रखा हुआ है. इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपका हो गया कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 60 वोल्ट होगा. नाउ कंपेयर दिस विद द V इक्वल्स टू Vm. नाउ कंपेयरिंग दिस इज विद द comparing this with, okay, so comparing with V is equals to Vm sin ओमेगा t. तो आपका Vm जो है ना वो हो गया 60 वोल्ट एंड ओमेगा जो आपका होगा, तो कंपेयर करो तो पता चलेगा कि ओमेगा का वैल्यू कितना होगा भैया, 200 पाई. ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ होता है. तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई. पाई पाई गेट कैंसल्ड. तो आपका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया, 100 हर्ट्ज. तो आपका मैक्सिमम वोल्टेज जो है ना वो 60 है एंड फ्रीक्वेंसी आपका 100 हर्ट्ज है. सो दिस इज द राइट आंसर. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, लेट्स डिस्कस द अनदर क्वेश्चन. Okay, question number 12. The circuit shown in the figure, the AC source gives a voltage V equals to 20 cos to 1000 T. Okay. And neglecting the source resistance, the reading of the voltmeter and the ammeter. Ammeter and voltmeter का रीडिंग क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन है. ओके, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. तो सबसे पहले ऐसी बात है कि ये जो वोल्टमीटर है दैट इज अक्रॉस दिस voltmeter is across R, L and C. तो आपका वोल्टेज जो होगा वो आपको याद होगा कि ऐसे मिल सकता है, VR स्क्वायर प्लस VL minus VC the whole square.
सो दैट इज योर वोल्टेज, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको वी आर फाइंड करना पड़ेगा, वी एल एंड वी सी, ये तीन चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो 20 कोस 2000 टी है। तो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो 20 है। तो सप्लाई का आरएमएस वैल्यू कितना आएगा? जनरली सप्लाई का हमको आरएमएस ही लेना होता है कैलकुलेशन में। तो सप्लाई का आपका जो आरएमएस वैल्यू आएगा वो होगा वी एम बाई रूट टू, मैक्सिमम वोल्टेज बाई रूट टू। मैक्सिमम आपका जो है वो 20 है, तो आपका आरएमएस जो वोल्टेज आएगा वो 10 रूट टू आएगा। अब मुझे क्या करना है? तो मुझे है ना करंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज वंस यू गेट द करंट यू गेट द रीडिंग ऑफ द एमीटर, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो, एक बार आपको करंट मिल जाएगा ना तो आपको फिर क्या मिल जाएगा? आपको वी आर भी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आई आर। वी एल भी आपको मिल जाएगा, आई एक्सएल, एंड वी सी भी मिल जाएगा आपको, आई एक्स सी। करंट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, एंड करंट आपको पता है कि रिजल्टेंट मतलब वोल्टेज अपॉन जेड। अब जेड फाइंड करना पड़ेगा, जेड के लिए पहले एक्सएल फाइंड करना पड़ेगा, एक्सी फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? बिकॉज जेड का वैल्यू कितना आएगा भैया? बोलो बताओ, जेड का वैल्यू क्या आएगा? वेर जेड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, आर इफेक्टिव स्क्वायर। पूरे सर्किट का अगर इम्पीडेंस निकालना है तो पूरा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हो कि ये सर्किट का जो पूरा रेजिस्टेंस है ना वो 10 ओम है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो वो तो पता चल गया। बट एक्सएल एंड एक्सी फाइंड करना है, तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू आपको पता है कि 2000 है। एल इंडक्टेंस जो है 5 मिली, तो 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻+3 कैंसल, तो आपका हो जाएगा 10 ओम। एक्स सी करना है तो 1 अपॉन ओमेगा सी करना पड़ेगा। 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू जो है ना वो 2000 है, एंड सी का जो वैल्यू है ना वो 50 माइक्रो है। माइक्रो माने 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻+6 हो जाएगा। तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये भी 10 ओम ही आएगा। 10⁻5 नीचे, ऊपर 10⁻6, तो आपका आंसर आएगा 10 ओम। तो यहाँ पे तो भैया एक्सएल एंड एक्सी सेम हो गया। तो अब आपका जो इम्पीडेंस हो जाएगा ना दैट विल बी इक्वल्स टू आर इफेक्टिव स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। एक्सएल एक्सी गेट कैंसल्ड, तो आपका जेड हो जाएगा वो आर इफेक्टिव मतलब 10 ओम ही आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब आपका करंट मिलेगा। करंट मतलब देखो, ए मीटर एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज मेजर्स द आरएमएस वोल्टेज। वो आरएमएस वोल्टेज ही मेजर करता है। तो वोल्टेज एंड ए मीटर मेजर्स द आरएमएस करंट। तो करंट इज इक्वल्स टू आरएमएस वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो आरएमएस वोल्टेज मैंने अभी आपको बताया 10√2 है, एंड जो रेजिस्टेंस मिला, इम्पीडेंस मिला वो 10 मिला। तो योर रीडिंग ऑफ योर ए मीटर विल बी इक्वल्स टू 1.41 एम्पियर √2। तो ये ए मीटर डायरेक्टली जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो जनरेटर में से कितना करंट आरएमएस वैल्यू निकलेगा? करंट का आरएमएस तो कितना होगा? दैट इज अ 1.41। तो मतलब ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो कैंसिल ही हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब मुझे करना क्या है? मुझे ये पूरा वोल्टेज फाइंड करना है, ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? वी आर फाइंड करना पड़ेगा। तो वी आर इज इक्वल्स टू आई आर। आई का वैल्यू है ना √2 है, एंड आर जो है जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज अ 4 ओनली, दैट इज नॉट द 10, इट इज अ 4। ओके, सो Sir, ये impedance count नहीं था? क्या आप बोल रहे हो आप? सर मतलब उसका भी कुछ रिएक्टेंस काउंट नहीं होगा उसका, मतलब वो कैपेसिटर और इंडक्टर का? अरे मैंने अभी तो वी आर फाइंड किया ना, अभी तो मुझे वी सर उसमें आर इफेक्टिव नहीं लेना सी पड़ेगा फाइंड क्या, करना है, आर और की उसके जगह पे? बाद
उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वायर. ओके. अच्छा ओके सर. वी एल and vc will be the same. Why? Because xl and xc are same. Okay. So that's why your reading of the voltmeter will be exactly equals to VR. And VR का वैल्यू मुझे क्या मिला? 4 इंटू रूट टू, 4 इंटू 1.4. तो आपका आंसर आएगा 5.64 समथिंग वोल्ट मिलेगा आपको. इज दैट क्लियर? तो 5.64 Yes, वोल्ट sir. इज द आंसर फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर. इज इट ओके? Yes, sir. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ये गुड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिए थे. तो जब भी आप इम्पीडेंस फाइंड करते हो ना, करंट का वैल्यू फाइंड करते हो, तो आपको रिजल्टेंट इम्पीडेंस निकालना है. तो इम्पीडेंस में तो दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा आपको. बट व्हेन यू डील विद द वोल्टेज यू वांट, जहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट किया है वहाँ पे तो 4 ओम का ही रेजिस्टेंस है. सो ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू कंसीडर ओनली वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम. इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको. चलो. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. સર हाँ बोलो. સર જે પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચન હતો એમાં v ઇક્વલ્સ ટુ તમે આઈઆર જે સ્ટેપ લખ્યો એમાં આઈ તો ચલો આખા સર્કિટ ના થ્રુ સેમ જ રન થશે બટ આર જે છે એ આપણે ઓલરેડી પહેલાથી આપણે કાઉન્ટ કરી દઈએ ત્રણે જે ઇન્ડક્ટર રેઝિસ્ટન્સ પ્યોર જે છે અને देखो मेरी बात. It is not the resistance, it is the reactance. And in the AC circuit you can find the reactance total impedance by this formula. So this formula will get you the resultant impedance. Okay. And once you got the impedance you got the current value. उसके बाद करंट मिल जाएगा आपको. ओके. ઓકે तो एक बार आपको करंट मिल गया तो फिर जाके आपका क्या मिलेगा? आपको आई आर मिलेगा, आई एक्सएल मिलेगा, आई एक्सी मिलेगा. बट फॉर्चुनेटली आई एक्सएल एंड आई एक्सी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको. क्यों? बिकॉज दोनों सेम ही है. तो वी एल इज इक्वल टू वी सी, और जो इक्वेशन है हमारा वोल्टेज फाइंड करने का उसमें तो सब्ट्रैक्शन है. दोनों सेम ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा जो वोल्टेज वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस. एंड विच रेजिस्टेंस? अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस ओनली. સર કેમ પેલું કેપેસિટર અને એ નહીં ગણાય अरे यार वही तो मैं बता रहा हूँ. ये रहा ना फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला देखना है. वो तो फॉर्चुनेटली रेजोनेंस कंडीशन आई इसलिए वो निकल गया ना. અચ્છા ઓકે સર ये रहा ना સર એટલે formula. હું હા સર એ ખબર પડી ગઈ એટલે હું એમ કહું છું કે સર આ જે સેકન્ડ લાસ્ટ સ્ટેપ છે વીઆર ઇક્વલ્સ ટુ આઈઆર જે તમે લખ્યું છે हाँ. તેમાં ડાયરેક્ટ વી લખીએ કે જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે ત્રણ જે સિરીઝમાં લખ્યા છે એને અક્રોસ વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરવું છે તો એ વી ઇક્વલ્સ ટુ આઈ અને જે આર જે છે એ આર ને આપણે આર ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટ ઓફ જે પેલું છે ઇમ્પેડન્સ આખું बट वो इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस अलग होगा. वो इम्पीडेंस एंड ये इम्पीडेंस अलग होगा. क्यों? आपकी बात बराबर है कि इफ यू वांट्स टू फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज दैट इज आई इनटू इम्पीडेंस. बट वो इम्पीडेंस आपका क्या होगा? ये होगा R1, where R1 is equals to only 4 ohm. एंड सर्किट हाँ का तो जो हाँ हाँ सर्किट का जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस था उसमें 10 ओम था. હા એટલે હું એ જ કહું કે આ ખાલી આપણે જે આર જે છે આર સ્ક્વેર એમાં 4 સ્ક્વેર જ રાખીએ ખાલી 10 સ્ક્વેર ના हो જગ્યાએ जाएगा તો ना, આપણને डायरेक्ट आंसर हाँ तो आ जाएगा ना. तो ये देखो ये रूट में 4 स्क्वायर प्लस 0 बिकॉज एक्स एंड एक्स आर सेम. तो ये आपका आंसर आ गया. आपका करंट जो है ना वो कितना है? ये √2 है. सॉरी, करंट आपका √2 है. तो √2 इंटू 4 स्क्वायर. હા એટલે હું આજ બોલતો હતો કે ડાયરેક્ટ આવું કહી દે તો ચાલશે અને કદાચ વિશ્વાસ બી એવું જ કંઈક કહેતો હતો हो गया ना. तो ये हो गया आपका आंसर 5.64. सेम ही आंसर आपको मिलेगा. इज इट क्लियर? ઓકે સર
ऐसा भी कर सकते हो, बट ये इसलिए करना चाहिए बिकॉज अक्रॉस द वोल्टेज, अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द इंडक्टर भी हमको मिल सकता है इसके द्वारा। ओके, ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन 13 ये है, a telephone wire of length 200 kilometer has a capacitance of 0.014 microfarad per kilometer. What is the total capacitance? 0.014 माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर है, तो उसको नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स है, तो सर्किट का, पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा आपको, दैट विल बी 200 इंटू 0.014 माइक्रोफेरेड। तो ये आपका 1.4 इंटू 2 दैट इज 2.8 माइक्रोफेरेड है। चलो पहले स्टेटमेंट से मुझे ये पता चला। अब इफ इट इज कैरीज एन एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 5000 हर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द इंडक्टर required to be connected in series so that the impedance of the circuit is minimum? ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि फॉर मिनिमम इम्पीडेंस, बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे? XL must be equals to XC. Yes or no? यस सर। तो इससे आगे बढ़ोगे ना आप, तो आपका ये हो जाएगा 1/ओमेगा, ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। तो ओमेगा आपका हो जाएगा 1/√LC। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हमारा मेन टारगेट जो है ना, वो इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो L को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओगे ना, तो हो जाएगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू C। अब ओमेगा अलग से फाइंड कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू है ना 10 ले सकते हैं हम ना, 3.14 का स्क्वायर करोगे ना तो ऑलमोस्ट 10 आएगा, तो ये हम कर सकते हैं 10। एंड फ्रीक्वेंसी आपका जो है 5000, 5 किलो, 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 25। तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर जो आएगा ना, वो 25 इंटू 4 मतलब 100, 100 इंटू 10 इंटू 10⁻6, ये 10⁻9 मिलेगा आपको। तो लेट्स पुट इट, तो 1/10⁻9, 1/10⁻9 इंटू द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मुझे मिला 2.8 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻6। तो अभी आपका आएगा 1/10⁻3 बचेगा, 2.8 बचेगा। तो 1/2.8 करना है भैया, तो हम एक काम कर सकते हैं, 10/30 ले लिए हुए तो। हाँ 100 डिवाइड बाई ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 ले लेते हैं, 2.8 मतलब इंटू 10⁻⁻5 चलेगा? यस सर। चलेगा। तो ये ऑलमोस्ट 33.3 10⁻⁻5 चलेगा यस सर। आंसर। तो कैन आई से 0.33 मिलीमीटर मिली हेनरी, सो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू 0.33 मिली हेनरी। तो 0.3 हेनरी है कुछ, 0.35। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर? थोड़ा यस बहुत सर। सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलो। Certain circuit current changes with the time with this formula 2 √t.
What is the RMS value between the 2 to 4 seconds? Okay, fine. देखो पहले तो RMS का बेसिक डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम ओपन रूट 2। अरे भैया वो बेसिक डेफिनेशन नहीं है, वो किसके लिए है पता है आपको? दैट इज, देखो याद रखो फ्रेंड्स, ऑलवेज याद रख, अरे सॉरी, वो साइन साइन फंक्शन के याद लिए था। रख ये भैया, अगर v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी और वी एम कोस ओमेगा टी, for this kind of harmonic functions only, your RMS will be equals to Vm by root 2. Is that clear? यस सर। That is not valid for every kind of situation. But RMS का जो basic definition है ना, वो ये है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का RMS फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर करना है, पहले उसका एवरेज निकालना है और फिर रूट निकालना है। एंड एवरेज ऑफ वी स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा? तो 1 अपॉन टाइम इंटरवल फ्रॉम, एवरेज आपको कहाँ से कहाँ पे निकालना है वो देखना है आपको। अगर वन इंटरवल के, इफ यू वांट्स टू डिराइव द एवरेज फॉर वन इंटरवल, देन इज 1 अपॉन टी, 0 टू टी, टी एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर डी टी। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे वोल्टेज के बदले करंट है, तो आपको क्या करना है, करंट के लिए पूरा निकालना है। तो पहले आपका एक काम करते हैं, आई का स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं। तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन कितना लो टाइम, और कहाँ से बोले 2 to 4। मैं क्या लिखूँ? 2 लिखना चाहिए, क्यों? बिकॉज वो टाइम इंटरवल कितना है आपका, तो 2 to 4 का मतलब क्या हुआ, कितना इंटरवल हुआ? 2 सेकेंड्स। 4 माइनस 2 मतलब 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 4 माइनस 2 मतलब 2 सेकेंड्स, फ्रॉम 2 to 4 और आई स्क्वायर डी टी। अब देखो आई स्क्वायर क्या है भैया? 40। हाँ, आई का वैल्यू है 2 रूट 2, तो उसका स्क्वायर कर दो तो 40 हो जाएगा। चलो, तो ये आपका 1/2, 4 तो बाहर निकल के आएगा, एंड टी रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाय 2। फ्रॉम 2 to 4। इज दैट क्लियर? यस सर। 2 मतलब 2 बचेगा, और वापस से 2 आएगा तो 4/4 मतलब वो तो निकल जाएगा, 1 हो जाएगा। 4/4 तो हो जाएगा आपका 1, तो बचेगा कुछ भी नहीं, टी स्क्वायर बचेगा फ्रॉम 2 to 4। पहले 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो आपका बचेगा यहाँ पे 12। बट ये तो एवरेज आई स्क्वायर मिला। अब क्या करना है आपको, आई RMS फाइंड करने के लिए ये जो भी आपका एवरेज आई स्क्वायर निकला उसका रूट निकालना है। इसका रूट निकाल दो, √12, 2√3। सो 2√3 इज द राइट आंसर। आया बात समझ में? यस सर। इज इट ओके? समझ में आ रहा है भैया? यस सर। ओके, चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग। तो वो मैच करने के लिए तो आए हैं जीवन में, कर देते हैं मैच। ओके, देखो क्या लिखा है, RMS निकालना है। देखो ये वेरी गुड क्वेश्चन, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये साइन ओमेगा टी है, तो उसके साथ क्या आएगा, Vm साइन ओमेगा टी, तो Vm/√2 x0। √2। देखो अब जो दूसरा वाला है ना, उसके अंदर क्या है कि 2√2 आंसर सर, थर्ड ऑर्डर। हाँ बराबर। कोस ओमेगा टी, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो x0/2 साइन 2 ओमेगा टी, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो अभी दूसरे के लिए जो x RMS होगा ना, वो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो ये आपको हो जाएगा x0/2√2। इज दैट क्लियर? यस सर। थर्ड नु फर्स्ट आवे। हाँ, और थर्ड का जो होगा ना, उसका RMS निकालना है, तो वो x0 होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। चलो देखो, थर्ड के लिए कैलकुलेशन करते हैं।
સો એમાં x0 કોમન લઈ લે પછી sin જે છે એનું માઇનસ a રૂટમાં a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર જે પેલું છે ને રેન્જ नहीं, માઇનસ √2 થી √2 એટલે हाँ એવરેજ नहीं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। देखो एक स्टेप बायोलॉजी वाले बैठे ना, तो मैं आराम से करता हूँ। x0 कॉमन, साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। देखो दो मेथड है। एक मेथड ये है कि आप बेसिक डेफिनेशन से जाओ। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि भाई उसका स्क्वायर करो, उसका एवरेज निकालो, फिर रूट निकालो। और दूसरा मेथड है कि आप एक काम करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फॉर्मूला को एम्पलीट्यूड साइन या कोसाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एंड देन आफ्टर a/√2 विल बी द आंसर। तो मैं ना इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, √2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा एंड √2 से डिवाइड करूंगा। √2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों टर्म को √2 से डिवाइड करूंगा, प्लस कोस ओमेगा टी इंटू 1/√2। चलेगा, ये कर सकता हूँ मैं। यस सर तो ये आपका हो जाएगा √2x0। अब आपके यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस π/4 प्लस कोस ओमेगा टी साइन π/4। कैन आई से दिस? यस सर तो ये आपका हो सर गया हमें sin, स्क्वायर करना है। तो ये आपका हो गया साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो दैट इज अ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यस और नो? देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एम्पलीट्यूड इनटू साइन समथिंग समथिंग। इज दैट क्लियर? और अभी आपका जो आरएमएस आ जाएगा एक्स आरएमएस, वो एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2। अब एम्पलीट्यूड जो है ना, वो इटसेल्फ इज अ √2x डिवाइड बाय √2। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? x0 x0 आ गया। देखो तो आया बात समझ में? यस यस सर। तो दिस विल बी द मैच द पेयर। इज दैट क्लियर? યસ સર આમાં નન ઓફ ધીસ ના તો ડાયરેક્ટ આપણે ઓપ્શન ટિક કરીને આવે જ ને કારણ કે हाँ। પછી છેલ્લે એ જ ઓપ્શન બાકી રહે अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आरएमएस निकाल के देना मुझे। दैट वाज आस्क्ड इन द JEE 2018। I is equals to I1 plus I2 sin omega t plus I3 cos omega t। थोड़ा सोचना, सोच के बताना कि इसका आरएमएस क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन था। सो जस्ट थिंक एंड गिव मी द आंसर इन नेक्स्ट टाइम। ओके, ये दैट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन JEE के एग्जाम में पूछा था 2018 में। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको बेसिक डेफिनेशन से ही जाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू कैन फाइंड द आंसर। ऐसा है। सर आમાં કોઈ સર રિલેશન નહીં આપ્યો I1 I2 ને I3 ને? नहीं, इसमें आप वो, हाँ रिलेशन कोई नहीं है। आप योर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ I1 प्लस I1 I2 एंड I3 फॉर्म। સર આમાં સ્ક્વેર કરશો તો બહુ હા सो वही तो है, तो करना है, वही तो करना है, वही करना है आपको। आप ऐसा कर सकते हो कि इसको x कंसीडर कर दो एंड इसको y कंसीडर कर दो, एंड x હા સર આમાં એક ફંક્શન્સ માં કઈક ટોપિક હોય છે કે a sin ઓમેગા a sin થીટા પ્લસ b cos થીટા તો એનું છે ને રેન્જ માઇનસ પેલું જે છે ને रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर હા बाय હા √2। बट તો यहाँ पे એવું કઈક मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्लस I1 भी है ना, तो आपको पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये किसी को आप एक इसको x कंसीडर कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट, इसको ये पूरे टर्म्स को y कंसीडर कर दो, फिर वापस से उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से दैट? હા सर फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जो साइन एंड कोसाइन वाले जो फंक्शन हो गए ना, उसका एवरेज 0 हो जाएगा। बट कुछ टर्म साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर में भी फॉर्म में भी आएंगे। तो साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर को क्या करना है आपको, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस डिवाइड बाय 2, एंड कोस स्क्वायर का 1 प्लस कोस 2 ओमेगा 2 बाय टी करना है। ये वो करना है इसका। चलो इसको कर ही देते हैं, हाँ सर कर देते कर ही देते तो अच्छा रहेगा। चलो
तो सबसे पहले मैं ना इसका स्क्वायर करता हूँ, चलो। तो कैन आई से I1 स्क्वायर प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस, देखो ये मेरे लिए b है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। चलिए, ये पता चला सबसे पहले तो आपको, यस सर। ये मेरे लिए a है और ये पूरा मेरे लिए b है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो, ये समझ में आया पहले तो। यस सर। I1 स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर, इसका वापस से स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो, इट इज नॉट सो मच सिंपलर एज यू थिंक। हाँ तो आई स्क्वायर, I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I2I3 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्लस I3 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1I2 साइन ओमेगा टी प्लस 2I1I3 कोस ओमेगा टी। સર हाँ बोलो। સર આના સમ તો છોડી દેવા જોઈએ ને. ना 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 ना, आ तो बहुत फटाफट दीजिए सर, इसमें बहुत दिक्कत नहीं, एक विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व। चलो, अभी ये आपको, સર આમાં થોડું ખબર પડી જાય પછી છેલ્લે આવી તો પછી છોડી દેવાય એમ ના કરતા ના કરી જ છોડાય, દેવાય. હવે ના છોડાય, જો હવે એક પતી ગયો क्वेश्चन આપણો, आंसर इज ओवर, योर क्वेश्चन इज ओवर। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 प्लस I2I3 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस I3 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 and plus these two terms 2I1 I2 sin omega t plus 2I1 I3 cos omega t। अब जब इसका एवरेज निकालोगे ना आप, तो I1 तो कांस्टेंट है, तो I1 का स्क्वायर तो I1 स्क्वायर ही रहेगा, प्लस I2 स्क्वायर और 1/2 माइनस 0, बिकॉज कोस फंक्शन का 0 होता है, प्लस प्लस 0 प्लस I3 स्क्वायर 1/2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। समझ में आया आपको? देखो, हो गया ना सिंपल। जितने भी यस सर। फंक्शन है, जितने भी साइन एंड कोसाइन फंक्शन है, उसका एवरेज तो 0 ही होता है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो देखो, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था जितना भी आप सोच रहे थे। इज दैट क्लियर? I1 स्क्वायर यस सर। I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर का डिवाइड बाई 2। ओके, સર આમાં એક બીજી બી મેથડ કરાય ને? just a moment friends। Answer is, your RMS answer is in root I1 square plus I2 square plus I3 square by 2। This is your answer। Is that clear friends? यस सर। तो ये आपका ही आंसर है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप? સર આમાં પેલી ડેફિનેશન લગાઈ દે કે I સ્ક્વેર का एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, फिर f of x का इंटीग्रेट वो dt के रिस्पेक्ट में। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यू आर नॉट फाइंडिंग द एवरेज ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ, वी वांट्स टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द फंक्शन। ये स्क्वायर तो आपको करना ही अच्छा। करना पड़ेगा। आप कुछ उसको, उसमें कोई आपको कोई हो ही नहीं पाएगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आरएमएस का डेफिनेशन क्या है कि भाई स्क्वायर करके उसका एवरेज निकालना है और फिर उसका रूट निकालना है, तो स्क्वायर तो करना ही करना है आपको। हाँ मतलब हाँ सर ये तो बराबर। करना ही करना है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। फिर ये तो 1 हाँ वो 1 - 2 cos ओमेगा t by 2 उसका तो फिर अब कौन करेगा एवरेज? डायरेक्ट पता ही है कि। हाँ, तो पता ही है ना, तो वही अच्छा रहेगा ना, तो फिर यही अच्छा रहेगा। हाँ यस सर।
Understood? Yes, sir. So this way you can get the answer for this kind of question. Is that clear? Yes, sir. સર આવા ક્વેશ્ચનમાં અમુક ક્યારેક કેવું થાય કે કદાચ આ ક્વેશ્ચન જેને બનાવ્યો હશે એને કઈ ગૂગલી નાખી હશે કઈક ટ્રીક હશે એટલે એ બાને અમે જે આ एक्चुअल મેથડ હોય એમાં અપ્રોચ જ ના કરે કઈક આ ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય કોઈક બીજા इसका મેથડ. सॉल्यूशन एक ही है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे ना उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा. देखो अभी आपके लिए सिंपल कितना हो गया है. यू हैव अ नंबर ऑफ सोर्सेज नाउ टू सॉल्व द पेपर्स. अभी ये एनटीए आपने पता है एनटीए का एप्लीकेशन है नेशनल टेस्ट अभ्यास. હા અભ્યાસ ચાલુ કર્યો એમાં કઈક तो वो છે. फटाफट डाउनलोड करो. वो नेशनल टेस्ट अभ्यास का एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड करो. उसके अंदर जेडबलई के बहुत सारे पेपर्स है और वन बाय वन एज ए आपका जेडबलई का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसी मैनर से आपका पूरा पेपर मतलब वो वन बाय वन. तो आपको क्या करना है, आपको रोज एक पेपर लेना है और उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट हो गए. बायोलॉजी वाले का वहां पे नीट के बहुत सारे 151 पेपर्स है नीट के 151. तो आपको क्या करना है, रोज एक पेपर लेना है और टाइम लिमिट के साथ. लीगली आप जब ऐसे एग्जाम दे रहे हो ऐसा ही सोच के आप एग्जाम देते जाओ और ऐसा रेगुलर बेस पे करोगे तो आपको ये गूगली बुगली कुछ दिखाई नहीं देगा. आपको पता ही चल जाएगा कि इसका लॉजिक, इसका पूछने का सेंस क्या है. जितना आपको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चल जाएगा कि भाई ये पूछा है तो इसी हिसाब से पूछा है, इसका रीजन यही है. तो ये जो थॉट्स आपके मन में आते हैं ना तो वो प्रैक्टिस से निकल जाएंगे. और प्रैक्टिस बहुत सिंपल हो गया है आपके लिए. तो ये फ्री एप्लीकेशन है, अब वो गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश किया आपके लिए ही है. और वहाँ पे आपको जेडबल नीट का लेवल भी पता चल जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा. ओके. ઓકે સર. तो एग्जाम देने के लिए तो मेरी भी जरूरत नहीं है, अभी ऐसा इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है. तो आपको क्या करना होता है कि रेगुलर बेस पे एक एक पेपर दो, मतलब 3 घंटे बैठना पड़ेगा आपको. तो वैसे भी देखो हमारा जो सिलेबस है ना वो तो ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है. 2 चैप्टर बहुत छोटे से बाकी है. तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है तो उसको मैक्सिमम आपको एफर्ट्स लगाना चाहिए. ये जेडबल अगर आपका टारगेट है तो इसके अंदर. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 16. The reading of a meter in the circuit shown will be. तो आपको ए मीटर का रीडिंग लाना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे किए, देख लेते हैं. हाँ, सबसे पहले एक काम करते हैं. इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है पता है, आपको ए मीटर एंड वोल्ट मीटर को निकाल देना है और फिर सर्किट क्या है तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सर्किट क्या है. इस टाइप का सर्किट है वो ए मीटर एंड वोल्ट मीटर को निकाल दो पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सर्किट एक्चुअल में क्या है. देखो मैंने एलसीआर सर्किट निकाल दिया तो पता चल गया कि भाई ये तो हमारा जनरल सर्किट ही है, आरएलसी सीरीज एसी सर्किट ही है. इज दैट क्लियर? यस सर. बट वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस है, तो बोले इंडक्टर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस है. तो वोल्ट मीटर का आपका जो रीडिंग आएगा ना, कोई मुझे बता पाएगा व्हाट शुड बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर? है कोई माइका लाल? So this is your voltmeter reading. Okay, understood? इंडक्टर एंड कैपेसिटर में वोल्टेज के फेज अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. इंडक्टर का वोल्टेज का फेज करंट से π/2 लीडिंग होता है, कैपेसिटर का फेज वोल्टेज का फेज करंट से π/2 लेगिंग होता है. तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है. और वैसे भी आपको पता है कि रिजल्टेंट वोल्टेज जो होता है वो रूट में VR² प्लस VL माइनस VC तो होल स्क्वायर. तो इंडक्टर कैपेसिटर के बीच में जो वोल्टेज होता है ना ये रहता है. चलो ये समझ में आया आपको. सबसे पहले वोल्टमीटर का रीडिंग ये आएगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर. इट इज कनेक्टेड इन बिटवीन द सीरीज कॉम्बो ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर. चलो ये समझ में आया आपको सबसे पहले. यस सर. ओके. एंड करंट ए मीटर का जो रीडिंग जो होगा ना वो हमारा जो करंट है सर्किट का वही होगा बिकॉज ए मीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द जनरेटर. ए मीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द जनरेटर. So reading of our ammeter is exactly the current flowing from the circuitry. सबसे पहले करंट फ्लोइंग फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, एंड इम्पीडेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सएल एंड एक्सी निकालना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, यस सर। पहले एक्सएल निकालते हैं। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। यहाँ पे आई थिंक फ्रीक्वेंसी, हाँ दिया है भैया, दिया है। अरे भैया ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्या कुछ करने की, यहाँ पे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, एक्सएल एंड एक्सी सेम ही है। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, एज एक्सएल एंड एक्सी आर सेम, वीएल एंड वीसी, 55 तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी इन मोल 0 माइनस वीसी, तो इट इज अ जीरो। एंड दूसरी बात, इम्पिडेंस जो होता है ना वो एग्जैक्टली आर हो जाएगा, बिकॉज एक्सएल एंड एक्सी आर सेम, तो इम्पिडेंस आई आर हो जाएगा। तो आपका जो करंट का रीडिंग है ना, वो बैटरी के वोल्टेज, जनरेटर के वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पिडेंस। तो जनरेटर के वोल्टेज 110 है, एंड जेड इक्वल्स टू आर, आर का वैल्यू जो है ना वो 55 है। तो ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर, 110 डिवाइड बाई 55। तो ए मीटर का जो रीडिंग आएगा वो आपका 2 एम्पियर आएगा, एंड वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वो 0 आएगा। बट हमको यहाँ पे पूछा है ए मीटर का रीडिंग, तो योर आंसर विल बी 2 एम्पियर। एंड इफ इट वाज आस्क्ड व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग अगर पूछते तो क्या आंसर आता, 0 तो 0 आता। आया बात समझ में? यस सर। चलो, an AC source of the frequency omega fed across a resistance R and the capacitance C in series। तो सबसे पहले हमारा जो सर्किट है ना वो आरसी सीरीज सर्किट है। हमारा इनिशियली जो सर्किट है ना वो आरसी सर्किट है। अब क्या पूछा है, द करंट इज आई, नाउ the frequency of the source is changed to the omega by 3 but maintaining the voltage same. The current in the circuit is found to be halved. Then calculate the ratio of the reactance, that is a capacitive reactance to the resistance। देखो पहले केस 1 करते हैं। केस 1 के अंदर आपका जो करंट है ना वो V बाई जेड, बट जेड का वैल्यू कोई बताएगा मुझे क्या आएगा? √r² प्लस XC²। वेरी गुड। कैन आई से XC का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर। ओके, यस और नो? यस सर। ओके, केस नंबर 2। चलो, आई डैश इज इक्वल्स टू, वी तो वही रहेगा बट जेड डैश, वी तो वही है बट जेड चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा डैश सी द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, સર રિએક્ટન્સ એટલે સી ની વાત કરે છે આ લોકો? रिएक्टेंस मतलब एक्सी होता है, रिएक्टेंस का मतलब सी नहीं होता है, एक्सी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात होगी ऑब्वियसली। अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि आपका जो करंट है ना वो हाफ हो रहा है, तो कहना इसे आई डैश इक्वल्स टू आई बाई 2, और यहाँ पे जो राइट साइड बचेगा वो v अपॉन रूट में फ्रेंड्स आर स्क्वायर प्लस कहना इसे 9 अपॉन ओमेगा सी, 3 अपॉन ओमेगा सी द होल स्क्वायर। चलो एक स्टेप मैं आपके लिए बताता हूँ। तो 1 अपॉन ओमेगा डैश मतलब ओमेगा बाई 3 दिया हुआ है हमको, इंटू सी द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका v अपॉन आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर जाएगा और बचेगा 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर।
बट 1 अपॉन ओमेगा सी तो एक्स ही है, 1 अपॉन ओमेगा सी तो आपका इनिशियल एक्स ही है, तो I/2 इज इक्वल्स टू वी अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस 9x² इक्वेशन नंबर 2। चलो ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो I/2, I/2 तो क्या बचेगा? 2। 2 बचेगा। और राइट साइड क्या बचेगा? न्यूमरेटर में जाएगा आपका v² प्लस 9x²। अच्छा एक काम करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा तो एक काम करते हैं कि आई को दोनों साइड आई को सब जगह इक्वेशन बना देते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, सो दैट इज मोर इजियर। तो ये I/2 जो है ना, तो इसको यहाँ पे आई ही लिखते हैं और यहाँ पे 2 ले जाते हैं, चलेगा? अब दोनों को कंपेयर कर, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड तो आई है ना, अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। तो v अपॉन रूट में r² प्लस x², और यहाँ पे आएगा आपका 2v अपॉन रूट में r²। ये 9x² क्यों हुआ पता चला ना आपको? इज इट ओके? चलो v गेट कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो इसको ले जाते हैं रूट में r² प्लस 9x² और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट में r² प्लस x², स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो r² प्लस 9x² इज इक्वल्स टू 4 इंटू r² प्लस 4x² हो जाएगा। तो ये 4r² माइनस r² मतलब 3r², एंड यहाँ पे 9x² माइनस 4x² मतलब 5x², तो x² अपॉन r², x² अपॉन r² मतलब 3/5, तो xc अपॉन r मुझे करना है, xc अपॉन r, it should be a root 3/5, so that should be the answer, root 3/5, yeah here it is that। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या लिखा है। An LCR series circuit with the resistance 100 ohm connected to an AC source of a 200 volt। तो आपका रेजिस्टेंस जो है ना वो 100 दिया हुआ है, एंड RMS वैल्यू कभी कुछ लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिकली RMS ही होता है। एंगुलर भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 300 रेडियन पर सेकंड। व्हेन ओनली द कैपेसिटर इज रिमूव्ड, ओनली कैपेसिटर रिमूव्ड, तो पहले क्या था सर्किट में? क्या था? रेजिस्टेंस। अरे नहीं यार, क्या था देखो, राउंड तो किया है। हाँ पूरा एलसीआर था। अब कैपेसिटेंस को रिमूव कर दे तो क्या बनेगा? एलआर। एलआर सीरीज बनेगा। तो फॉर दैट आपको पता होगा कि tan phi इज इक्वल्स टू XL/R होता है। पता है आपको कि वहां पे फेज डिफरेंस अगर फाई है तो LR सर्किट, RL सीरीज सर्किट के लिए, RL सीरीज सर्किट के लिए आपको पता होगा कि tan phi इज इक्वल्स टू, और phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XL/R। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे आपका जो एंगल दिया हुआ है ना वो 60 डिग्री है। tan 60 का मतलब क्या होता है? √3 XL/R। मतलब ये पता चल गया हमको फर्स्ट स्टेटमेंट से कि भाई आपका XL जो होता है ना वो √3R है। अब केस 2 में क्या किया है भैया? व्हेन ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड, तो इंडक्टर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? RC सीरीज। तो अब tan phi डैश इज इक्वल्स टू XC/R आएगा, बट फॉर्चुनेटली वो भी 60 ही है,
तो वो भी 60 है, उसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी √3 आएगा XC बाय आर। तो इसके ऊपर से मुझे XC का वैल्यू भी √3R है वो पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द एवरेज पावर डेसिपेशन in actual circuit is what in actual circuit। तो एक्चुअल सर्किट मतलब जो तीनों चीज जो साथ में थी वो, तो मुझे अभी पावर डेसिपेशन फाइंड करना है। तो पावर डेसिपेशन आपको पता होगा कि जो पावर डेसिपेशन का मतलब रियल पावर, एंड एनीबडी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द रियल पावर? VRMS IRMS cos phi. cos phi, that is a VRMS into VRMS by Z into R by Z, yes or no? IRMS equals to IRMS VRMS by mod Z, that cos phi पावर फैक्टर R by Z, याद है आपको? Yes sir. अब यहाँ पे सबसे पहले Z फाइंड करना पड़ेगा। तो Z जो है ना वो रूट में R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। बट पता ये चला कि XL एंड XC दोनों का वैल्यू क्या है, √3R ही है। तो ये √3R कैंसिल हो जाएगा, तो R ही बचेगा। एंड R का वैल्यू क्या है भैया? जो भी हो कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं, R का वैल्यू थोड़ी कैंसिल होगा। सर R/Z. क्या R बाई Z? तो Z का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 100 जो R का है। चलो अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। RMS वोल्टेज आपको दिया हुआ है, RMS वोल्टेज आपका है 100, तो ये आपका आंसर आएगा 100 इंटू वापस से VRMS 100। Z का वैल्यू जो है ना वो आपका 100 है, R का वैल्यू भी 100 है, Z का भी 100। तो सब कुछ कैंसल, तो आपका जो पावर डेसिपेशन हो जाएगा वो 100 वॉट। सो वॉट, सो वॉट, सो वॉट, 100 watt। मतलब 100 वॉट। इज दैट क्लियर? आया बात समझ में? यस सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। Virtual current of a 4 ampere and 50 hertz flows in the AC circuit containing the coil. The power consumed is a 240 watt. Then if the virtual voltage is 100 volt, यहाँ पे वर्चुअल का मतलब आपको करना है RMS वोल्टेज, ओके? वर्चुअल का मतलब समझना है RMS। देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है आपको कि जो IRMS का वैल्यू है ना वो 4 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कंटेनिंग अ कॉइल, द पावर कंज्यूम्ड इज अ 240 वोल्ट। देखो ये पावर कंज्यूम्ड है, मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि भले ही कॉइल लिखा हुआ है बट इट शुड बी RL सर्किट। क्यों? बिकॉज ओनली इंडक्टर होता तो पावर कंज्यूम क्या होता? तो पावर 0 होता है। जीरो होता ना, ओनली इंडक्टर ओनली कैपेसिटर में पावर कंज्यूम जीरो होता है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे RL सर्किट होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि पावर कंज्यूम दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो आपको इंडक्टेंस फाइंड करना है, इंडक्टेंस फाइंड करना है। सर तो रेजिस्टेंस होगा ना उसका मतलब तो होगा ही ना। ओके, वोल्टेज अक्रॉस द कोइल इज 100 वोल्ट। ओके, अक्रॉस द कोइल वोल्टेज इज 100। तो पहले VL इज इक्वल्स टू IXL, तो आपको XL मिल जाएगा, VL इज इक्वल्स टू IXL। तो ये इसमें क्या पूछा है कम बखत, तो गद्दारी हो गई, इसमें कुछ है ही नहीं। ये 240 वोल्ट की जरूरत ही नहीं है वैसे। वोल्टेज अक्रॉस द कोइल इज 100, तो VL इज इक्वल्स टू IXL। I का वैल्यू जो है ना वो 4 है, अगर XL फाइंड करना है तो VL बाई I। VL 100 है, I का वैल्यू 4 है,
ये 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा एल इज इक्वल टू 25, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एल। तो मजाक कर दिया, 2 पाई एफ का वैल्यू हमको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज इज इक्वल टू 25, 25 टू ज़ा, तो एल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई हर्ट्ज हेनरी। नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। Virtual current 4 ampere 50 hertz frequency of the AC circuit containing the coil. Power consumed in the coil is a 240 watt. सर આ વર્ચ્યુઅલ કરંટ એટલે वही मतलब मुझे तो आरएमएस ही लग रहा था, बट कुछ तो है गड़बड़। तो लेट मी सी द सॉल्यूशन। સર ક્યાંક નામ તો સાંભળ્યું છે વર્ચ્યુઅલ કરંટ એકવાર તો ક્યાંક नहीं कहीं બટ पे હવે नहीं है, कहीं पे भी। वर्चुअल या वॉटलेस करंट ऐसा कुछ था वॉटलेस पता करंट नहीं था, वॉटलेस करंट तो था, बट वर्चुअल करंट पहली बार है। वॉटलेस करंट तो मतलब जब पावर डेसिपेशन जीरो होता है, एट दैट टाइम जो करंट फ्लो होता है उसको वॉटलेस बोलते हैं। When there is no power dissipation, so at that time the current is called a, ओके क्रिटिकल में नंबरिंग नहीं है, 45 से स्टार्ट किया है। गलत, ये तो गलत हो गया, सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, तो ये नोट्स में थोड़ा गड़बड़ है भैया। हाँ, खाली क्रिटिकल में गड़बड़ है, नो वरी। तो क्रिटिकल में 1 से स्टार्ट करना है और आपका 19 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। સર અત્યારે મેં આ ગૂગલ કર્યું છે એમાં એવું લખે છે કે વર્ચ્યુઅલ કરંટ ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ ધ કરંટ which generates exactly the same heat in the resistance like a steady current of 1 ampere produces in the same time frame. देखो मेरी बात सुनो, ओके ये हमारा सॉल्यूशन है, ये बराबर है P इज इक्वल टू आई आर एम स्क्वायर इंटू आर बराबर है, तो रेजिस्टेंस मिल गया, Z मिल गया, एक्सएल इज इक्वल टू ये बराबर है, okay. तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, अच्छा मैंने मिस्टेक कर दिया ना। अरे भैया ये इंडक्टर हमारा कैसा है, वो ऑलरेडी उसके अंदर इंडक्टर के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यू कैनॉट से इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। दिस वोल्टेज विच इज गिवन दैट इज अ वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। मैंने गलती कर दिया, पता चला मैंने क्या मिस्टेक किया। मिस्टेक ये किया कि उन लोगों ने ऐसा पूछा था कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, बट इंडक्टर इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस भाई, उसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो voltage across the inductor, it is automatically meaning the voltage across the series combination of the R and L. Is that clear? हाँ सर तो वहां पे Okay. मैंने मिस्टेक किया था, बाकी सब बराबर है। तो पहले सबसे पहले पावर जो है ना वो VRMS IRMS cos phi, राइट। VRMS इक्वल टू IRMS इंटू Z होता है, IRMS को रहने दो एज इट इज, एंड cos phi R by Z। तो आप एक चीज और याद रख सकते हो कि पावर का ऑलवेज जो फॉर्मूला होता है ना वो आई स्क्वायर इंटू आर तो लिख ही सकते हो आप। तो पावर आपका 240 वॉट है, करंट आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इसके ऊपर से आपको आर मिल जाएगा। तो आर का जो वैल्यू आएगा वो 240/16, 8 2 6, 8 3 24, 30 मतलब 15। चलो आर मिल गया, सर बोलो। सर आ वर्चुअल करंट में आ वर्चुअल एचसी वर्चुअल जाने वर्गમાં दो, अरे वो जाने दो सब कुछ, वो वर्चुअल मतलब होगा आपका आरएमएस, ओके। हाँ यस सर तो अभी आपको आर मिला, राइट। अब मुझे क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस द कोइल, अक्रॉस द कोइल का मतलब इट इज नॉट इंडिकेटिंग अक्रॉस द इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस द कोइल का मतलब वोल्टेज अक्रॉस द होल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, तो वो आपका वोल्टेज अक्रॉस द जेड है वो। तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड, वो पूरा कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज जो है वो 100 है। आई का वैल्यू आपको पता है, आई का दिया हुआ है, क्या दिया है, आई दिया हुआ है आपका 4, तो Z मिल जाएगा, आपका इम्पीडेंस आपका मिल जाएगा 25। चलो वंस यू गेट द Z, तो अब तो ठीक है। अब Z इज इक्वल्स टू रूट में क्या होगा,
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जेड है 25 का स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 15 स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल द होल स्क्वायर। अब तो आप निकाल सकते हो। ओके, इज इट ओके नाउ? अब एफ का यस सर। तो आप निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 25 माइनस 15, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 10, 4 पाई स्क्वायर 10, एफ का वैल्यू होगा तो आपका 50 का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। पता चला मैंने क्या किया? બંને સાઈડ સ્ક્વેર કરીને પછી સબ્જેક્ટ ઓફ ઇક્વેશન બનાવીને अब करना आप, वो हो जाएगा आपको। ओके, अब आप कर सकते हो, यू विल डू इट योरसेल्फ। ओके, ये जो नोट्स है ना उसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, जो सीक्वेंस में नंबर हो गए हैं क्रिटिकल के क्वेश्चन के, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा कर लेना सर। ओके, 20th question for the RLC circuit, R is equals to XL is equals to 2XC. Then the impedance of the circuit and the phase difference between, it is a very simple question. It's a very simple question. देखो, पहली बात के इम्पीडेंस आपका क्या होगा, तो इम्पीडेंस जो होता है ना, दैट इज अ रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब आपका जो एक्सएल है ना, वो तो आर ही है, बट एक्सी जो है ना वो आर बाई 2 है। एम आई राइट फ्रेंड्स? देखो तो यस सर। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2, आर माइनस आर बाई 2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यस सर। तो ये आपको हो जाएगा 5 आर स्क्वायर बाई 4, मतलब रूट 5 आर बाई 2। इज इट क्लियर? ये आपका जेड। यस सर। अब आपको पता है कि आरएलसी सर्किट में आपका जो इंपीडेंस होता है ना, वो 10 फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है। यस सर। तो एक्सएल का वैल्यू है ना, वो तो आपका आर है, बट एक्सी का वैल्यू आर बाई 2 है डिवाइड बाई आर, तो ये आपका 1 बाई 2 बचेगा। तो 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई 2। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अभी थोड़े बहुत बाकी है क्रिटिकल के, बट अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया कि टारगेटेबल चैप्टर है। आप अगर उसको थोड़ा टाइम देके सॉल्व करोगे तो आराम से जेडबल के एग्जाम में इसमें जो भी पूछते हैं तो आराम से उसको सॉल्व कर पा सकते हो। तो आपको वेडनेसडे जब आप आते हो तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे, मतलब ये पूरा चैप्टर सॉल्व करके लाना है। वेडनेसडे आपके संतोष सर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, और अगर कुछ बाकी रहता है ओके सर। तो वो मैं आपको करा दूंगा। तो आज का सेशन मेरा यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करके लाना है, पूरा सॉल्व करके लाना है। वेडनेसडे को एज पर द शेड्यूल संतोष का लेक्चर होगा। आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पे मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।